नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हमारी जो प्लस टू की हिस्ट्री की बुक है उसके अंदर हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, उसके अंदर ये लेक्चर हमारा ये 7th है। तो ऑलरेडी हम जो पहले ही जो 6th लेक्चर है वो इसके अंदर डिस्कशन है वो कर चुके हैं, और वो सारे जो आप लेक्चर है वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप जो हमारी प्लस टू की हिस्ट्री के नाम से मैंने अलग से इसका प्लेलिस्ट बनाया है उसके अंदर आप जाकर देख सकती हो। इसी के तहत जो आज हमारा ये जो चैप्टर है जिसके अंदर ये हमारा डिस्कशन चल रहा था, जिसके अंदर 7th लेक्चर है हमारा ये, तो किस तरीके से सामाजिक व्यवस्था के तहत जो प्रणाली थी वो अपनाई गई थी, जिसके अंदर जाति और वर्ग का किस तरह से उदय वो हुआ था, और सामाजिक व्यवस्था किस तरह से बनाने की वजह से जो कार्य का विभाजन है वो हमारे सामाजिक परिवेश के अंदर किया गया था। तो इसी के तहत हमने डिस्कशन लास्ट लेक्चर के अंदर जो किया था हमने कि जितने भी हमारे जन्म से पहले जो संसाधन थे उनके ऊपर किस तरीके से एक सामाजिक व्यवस्था के तहत अलग अलग प्रणाली के तहत राजा और अन्य वर्ग का जो विभाजन था वो किस तरीके से किया गया था, हमने ये डिस्कशन किया था। और जिसके ऊपर जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसके ऊपर जो प्रणाली थी वो अलग अलग तरह से बनाई गई थी। यानी कि शादी से पहले जो और शादी के बाद स्त्री के ऊपर जो किसी भी प्रकार की जो संपत्ति थी उस पर अधिकार है वो नहीं माना जाता था। और शादी के समय जो दिया गया जो स्त्री धन होता था, जिसे हम दहेज नाम की प्रथा है वो कह सकते हैं, या कई समाज के अंदर ये अभी भी हमारे समाज के अंदर प्रचलित है। तो किस तरीके से जो सिर्फ स्त्री को विवाह के समय दिया गया जो स्त्री धन होता था उसी के तहत उस पर अधिकार होता था। बाकी पिता की तरफ से और पति की तरफ से जो भी संपत्ति वगैरह जो मिलती थी उस पर किसी भी तरह का अधिकार है वो नहीं होता था। और इसी प्रणाली के तहत हमने देखा था कि जो प्रभावती थी जो गुप्त साम्राज्य के अंदर, जिसका काफ़ी ज़्यादा उल्लेख है वो मिलता है, सिर्फ उसी का जो तो गुप्त साम्राज्य के अंदर ही महिलाओं के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो उल्लेख है वो मिलता है, जिसके ऊपर संसाधनों के ऊपर या संपत्ति के ऊपर जो स्त्रियों के अंदर जो अधिकार था वो माना जाता था। जिसके अंदर जो प्रभावती का नाम था सबसे प्रमुख रूप से जो नाम सामने हमारे अभिलेखों के माध्यम से आया है। एक इसी के तहत हमने जो आगे पॉइंट जो डिस्कशन किया था, जो वर्ण थे उनके ऊपर संपत्ति का किस तरीके से अधिकार था। तो इसके अंदर जो शूद्र जो निम्न वर्ग जो माना गया था उनका एकमात्र जो जीविका का हम कह सकते हैं, जो एक ही उनका जो सेवा भाव भी माना गया था, सिर्फ और सिर्फ जो अन्य वर्ग थे, जो 3 अलग वर्ग थे, राजा थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और जो शूद्र वर्ग थे। तो उस जो सबसे पहले 3 वर्ग थे, ऊपर वाले जो 3 वर्ग थे उन सब की सेवा करना और उनकी सेवा भाव की वजह से जो उनके संसाधन को मिले जाते थे तो उसी के तहत वो जीवन यापन है वो अपना करते थे। तो इन सभी डिस्कशन के बाद जो हमारा आगे जो पॉइंट आता है, एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी की, तो किस तरीके से जो बाकी अन्य समाजों के अंदर जो रूपरेखा थी, सामाजिक ढांचा था, वो किस तरीके से संपत्ति के बारे में बनाया गया था और किस तरीके से उनका उल्लेख है वो किया गया था। तो इसी के डिस्कशन के तहत हम आगे है जो अपना लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम उन परिस्थितियों का परीक्षण करते रहे हैं जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे या फिर उन्हें वह स्थिति है वो प्राप्त होती थी। तो यानी कि जितनी भी हम कह सकते हैं कि जिनके पास जिस समाज के अंदर, जिस वर्ग के अंदर, जिस जाति के अंदर जो अलग अलग जो लोग थे उनके ऊपर अलग अलग अपनी संपत्ति का जो वो अधिकार था। जैसे राजा के ऊपर क्या था कि सबसे अधिक ज़्यादा संपत्ति का अधिकार है उनका माना जाता था, और उसी तरीके से वो शक्तिशाली है वो माने जाते थे। उसके बाद जो किसान और जो सामंत लोग थे वो एक गांव और राजा के बीच में कड़ी का कार्य है वो करते थे।
क्षत्रिय लोग थे, उनको अपने सैनिक उद्देश्य पूरा पूर्ण है वो करने के लिए जो स्थायित्व की या संपत्ति रखने की जो इजाज़त थी। और इसी के तहत जो व्यापारिक और जो वेश्या लोग थे वो क्या करते थे, अपना जितने भी कृषि कार्य के तहत जो उत्पादन किया जाता था उसको कंज्यूम या उसको व्यापारिक दृष्टि से देखभाल कर जो योगदान देने के लिए वो अपनी अलग अलग जो उसके माध्यम से वो अपनी संपत्ति का अर्जन है वो करते थे। तो इसी के तहत सबसे अधिक शक्तिशाली है वो या तो राजा वर्ग को माना जाता था या वेश्या या सामंत लोगों, लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो प्रभुत्व होता था वो समाज के अंदर राजा वर्ग का ही माना जाता था। और उनका जो सामाजिक महत्व था तो वो अलग अलग उनकी जो अपनी हैसियत के मुताबिक अलग अलग जो स्थिति है वो प्रदान की जाती थी। किंतु समाज में अन्य संभावनाएं थी। वह स्थिति जहाँ दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था अथवा तथा कृपण व्यक्ति अथवा वह जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रह करता था घृणा का पात्र है वो होता था। इसी के तहत हमारा जो ये पॉइंट है कि इसके अलावा जो ये तो थी जो संपत्ति अर्जित करते थे, जो समायोजित कर लेते थे, लेकिन इसके अलावा एक अन्य वर्ग भी था जिसके बारे में स्थिति के बारे में संपत्ति के बारे में जो अलग स्थिति की संभावना समाज के अंदर वो बनी हुई थी। उसको कहा जाता था कि जो संपत्ति थी या जिस समाज के अंदर जो संपत्ति थी वो दान जितने भी कमाई के थ्रू उनको वो उसको इकट्ठा करते थे, तो वो क्या करते थे, दान डोनेट है वो कर देते थे। और जो व्यक्ति स्वयं के लिए कह सकते थे कि जो अपने निजी हित के लिए उसको प्रयोग है वो करता था या संग्रह करता था, इकट्ठा करता था, उसको समाज के अंदर एक घृणा की दृष्टि के तहत है वो देखा जाता था। यानी कि एक अलग समाज भी था, एक अलग रूपरेखा भी थी। जिस तरफ एक तरफ जो समाज के अंदर जो स्थिति थी, जो संपत्ति जो संग्रहित करने की जो संपत्ति को संग्रहित करने की वो मानी जाती थी, और जिसके अंदर जो समाज के अंदर उसका जो प्रभुत्व जो महत्व था वो अधिक माना जाता था। इसी के तहत जो प्रणाली थी, एक अन्य प्रणाली भी थी जिसके अंदर जो व्यक्ति संपत्ति को अर्जित करता था, इकट्ठा करता था, उसको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। और इसके लिए जरूरी होता था कि वो अपनी संपत्ति को दान है वो करे, चाहे तो किसी अन्य स्थिति के अंदर या किसी मंदिर के तहत। तो ये वाली जो स्थिति थी वो मुख्य रूप से पाई जाती थी हमारे दक्षिण भारत के अंदर, तमिलनाडु के जो केंद्र के अंदर जो पाई जाती थी, जिनका वर्णन है यहाँ से आगे जो अच्छे तरीके से किया गया है। प्राचीन तलिमकम का मतलब है वर्तमान समय में आज का जो जो तमिलनाडु जो क्षेत्र है उसकी तहत ये बात है वो की जा रही है। प्राचीन तमिलकलम एक ऐसा ही क्षेत्र है जहाँ उपरोक्त आदर्शों का संजोया वो जाता था। यानी कि ये जो प्रणाली थी, जो संपत्ति को दान करने की जो प्रणाली थी, वो तमिलकम जो क्षेत्र था तमिलनाडु का आज का जो वर्तमान क्षेत्र है वहाँ ये जो स्थिति है वो पाई जाती थी। जैसा हमने पहले पढ़ा कि अध्याय 2, इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियाँ थी। सरदारियों का मतलब जैसे मैंने बताया था कि एक क्षेत्र के अंदर जैसे एक राजा का जो महत्व होता था, वैसे ही एक कबीले के अंदर सबसे पहले एक समूह के अंदर, उन समूहों के अंदर जिसमें से लेकर 15 से 20, 50 या 100 जो लोगों का एक समूह होता था, पारिवारिक समूह होता था, उसके तहत जो उनका एक हेड होता था तो उसे सरदार की उपाधियाँ वो दी जाती थी। तो इसके अंदर हम पहले ही डिस्कशन है वो पहले कर चुके हैं। तो इस क्षेत्र इसका जो वर्णन है वो 2000 पहले के बारे में जो वर्णन है वो किए है वो बताया जो गया। यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण अथवा कविताओं के आश्रयदाता थे। चारण का मतलब होता है पशुओं या किसी जानवर को चराने वाला, जो जैसे हम कह सकते हैं भाड़ जाति से संबंधित इनको मान सकते हैं, जो पशुचारण का जो कार्य है वो करते हैं। कवि आप समझते हो जो किसी की प्रशंसा के बारे में कुछ गाता सुनाता हो। तो ये जो सरदार लोग होते थे या ये जो परंपराएं जो पाई जाती थी वो जो चारण लोगों के बारे में या कवियों के बारे में, इन लोगों को अपनी प्रशंसा के बारे में जैसे कोई समूह, कोई गायन, कोई कविताएं या कुछ ऐसा सुनाया जाता था, जो कार्य प्रणाली अपनाई जाती थी, उसकी वजह से ये जो तमिलकम जो क्षेत्र था, इन समाज या व्यवस्थाओं के अंदर ये जो व्यवस्था थी वो पाई जाती थी और इनको आश्रय देते थे इन लोगों को, चारण और कवि जो लोग थे।
तमिल भाषा के संगम साहित्य क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा मिश्रण है जो चित्र है, जो इस ओर इंगित करता है कि हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी, जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था उनमें उनमें से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांट कर उनका उपयोग है वो करेंगे। तो मुख्य तौर पर संसाधनों के बारे में बताया गया कि जो तमिलकम जो क्षेत्र था उस जगह पर जो तमिल भाषा के बारे में जो इनका वर्णन या जो व्याख्या जो बताई गई है कि जितने भी इनके जो संसाधन वगैरह जो होते थे, जिनके पास निर्धन और जो धनी के बीच में जो विषमताएं या जो भी असमानताएं पाई जाती थी, उसके अंदर ये जो व्यवस्था अपनाई गई थी कि वो जितने भी संसाधन हो गए, चाहे वो संपत्ति हो चाहे अन्य रिसोर्स संसाधन है वो पाए जाते थे, उनके ऊपर ये अपना जो अधिकार था वो एक समायोजित है वो नहीं करते थे। और जितने भी इनके संसाधन होते थे जिसके तहत ये अपनी कार्यप्रणाली के तहत इनका मिल बांट के उपयोग है वो करते थे। यानी कि एक संपत्ति के अंदर जो हम भागीदारी देखते हैं और जिसके बारे में जो तमिलकम जो प्रदेश या क्षेत्र का जिसका नाम आता है और तमिल क्षेत्र के अंदर जिसका साहित्य के अंदर जो उल्लेख है वो किया गया है, जिसके अंदर ये व्यवस्था है वो अपनाई जाती थी, जिसके अंदर संपत्ति के अंदर जितनी भी जो भागीदारी होती थी उनकी सामाजिक रूपरेखा होती थी वो सभी समाज के व्यक्तियों के लिए समान रूप से पाई जाती थी। उनका यानी कि उपयोग है सभी समाज मिल बांट कर करते थे। तो ये एक अलग प्रकार का जो वर्णन, जो एक तरह की व्यवस्था थी वो वहाँ उस प्रदेश के अंदर पाई है वो जाती थी। अब हमारा आगे वाला पॉइंट आ जाता है कि सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध। तो ये वाला पॉइंट के अंदर ये बताया गया है, तो जिसके अंदर किस तरीके से जो अलग प्रकार की जो व्यवस्था थी, ये जो व्यवस्था आई क्यों थी, और इसमें खास करके जो बौद्धों का उल्लेख है, बौद्ध समाज के अंदर जो उल्लेख है उसका जो एग्जाम्पल इसके अंदर है वो दिया गया है। यानी कि सामाजिक व्यवस्था के बारे में व्याख्या है वो बौद्ध धर्म के समाज के बारे में, दृष्टिकोण के बारे में किस तरीके से बताई गई है, उसका जो उल्लेख है इस पॉइंट के माध्यम से किया गया। तो देखते हैं, बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की है। साथ ही समाज में फैले अंतर्विरोधों को नियमित करने के लिए जिन संस्थाओं की आवश्यकता थी उन पर भी अपना दृष्टिकोण है वो सामने रखा है। अंतर्विरोध का मतलब होता है कि एक बात को, जहाँ एक बात कहने के बाद उसका जो विरोध है वो किया जाता हो। तो इस तरीके से जिस तरीके से इस समाज के अंदर व्यवस्था बनाई गई, यानी कि जहाँ एक समाज के अंदर संपत्ति के ऊपर अधिकार है वो पाया जाता था, निजी प्रयोग के लिए किया जाता था, उसी तरीके से अन्य समाज के अंदर जो संपत्ति का जो प्रयोग है वो मिल बांट कर है वो अमीर और गरीब लोगों के बीच में वो किया जाता था। तो इसके बीच में उन्होंने समाज के अंदर जितनी भी संस्थाओं के माध्यम से इन संस्थाओं की आवश्यकता ही क्यों पड़ी थी, ये जो अवधारणा बताई गई थी, बनाई गई थी, तो इस दृष्टिकोण का जो उल्लेख है बौद्ध समाज के अंदर है वो किस तरीके से व्यवस्थित है, जो बताया गया है उसका उल्लेख है वो किया गया है। सुत्त पिटक है वो जो बौद्ध धर्म का जो महत्वपूर्ण जो उल्लेख है या ग्रंथ है उसके बारे में इसका नियमावली है वो बताई गई है। नामक ग्रंथ में एक मिथिक वर्णन है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं थे, यानी कि उसके बारे में बताया गया पहले जो समाज के बारे में हमारा जो शुरुआती जो जीवन है वो किस तरीके से विकसित है वो नहीं था। वनस्पति जगत भी अविकसित है, यानी कि जितने भी हमारे जंगल, पेड़ पौधे या जो हमारा डेवलपमेंट अब देखते हैं वो सभी अभी इसी तरीके से डेवलपमेंट है वो नहीं है वो हो पाई थी। सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उसका उतना ही ग्रहण करते थे जितना एक समय की भोजन की आवश्यकता है वो होती थी। यानी कि उस समय समाज के अंदर जो व्यवस्था बनाई गई थी, जो पेड़ पौधों के माध्यम से हम जो अपने जितनी भी ज़रूरतें के जो साधन थे वो उपयोग करते थे, तो उन संसाधनों का इतना ही मात्रा में उपयोग है वो किया जाता था, वो एक समय के लिए उपयुक्त है वो माना जाता था। यानी कि ये नहीं होता था कि हम जैसे स्टोरेज है अपनी साल 6 महीने 2 साल के लिए वो कर रहते थे, अपना सुबह का भोजन करने के बाद यानी कि जितने भी जो संसाधन पाए जाते थे उसके बाद उतना ही कंज्यूम है वो करते थे जितनी हमें एक समय के लिए ज़रूरत है वो पाई जाती थी। किंतु यह व्यवस्था
क्रमशः पतनशील हुई, यानी कि इस जो व्यवस्था जो अपनाई जाती थी इसका समय समय के साथ है वो बदलाव है वो हुआ। मनुष्य अधिकाधिक लालची, प्रतिहिंसक तथा कपटी होते चले गए, यानी कि इसके अंदर समाज के अंदर जो फैली हुई जितनी जो भावनाएं या धारणाएं थी उन वर्णों के उनका वर्णन या विवेचन मानव बन के होने के बाद ये दो संग्रह करने की जो व्यवस्था थी वो होती चली गई। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे समाज का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए उसको प्रताड़ित करें, और जिसे निष्कासित किया जाना हो उसे निष्कासित है वो करे। तो ये बताया गया कि इस स्थिति या विचार के अंदर जैसे जैसे ये समाज बदलाव है वो होता रहा उस तरीके से जैसे जैसे समाज के अंदर जो निजी महत्व या पारिवारिक बनने के बाद ये चीज़ें हैं वो समायोजित है वो होनी शुरू है वो हो गई। यानी कि मनुष्यों का क्रोधित होना हो, चाहे प्रताड़ना करना हो, चाहे उसे किसी समाज के अंदर किसी दूसरे वर्ग का निष्कासन है वो करना हो, तो ये जी उसका जो निजी हित था, जहाँ समाज के अंदर अपना निजी हित व्यक्ति के अंदर समायोजित होने लग गया, वहाँ ये सारी की सारी जो स्थिति है वो सामने है, जो इंसान के सामने है वो आनी है वो शुरुआत होगी। बदले में हम उस चावल का अंश देंगे, यह सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि है वो धारण है वो होगी। यानी कि जैसे जैसे निजी हित है उसका महत्व बढ़ता चला गया, उसी के तहत जो ये सामाजिकरण व्यवस्था के अंदर जो विषमता थी वो चुनी जाने लगी। और महासम्मत का मतलब होता है कि किसी को सर्वसम्मति से वोटिंग करना। तो इसी तरीके से जैसे जैसे ये निजी हित है वो इकट्ठे होते चले गए, समाज के अंदर एक अलग वर्ग जो बनता चला गया जिसके अंदर निजी महत्व था, उसी के तहत ये प्रणाली थी वो अपनाई गई थी। राजा का जो उदयकरण हुआ था तो इसी वजह से इसका जो उदयकरण है वो हुआ था। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर है वो करता था। यानी कि राजा का जो पद होता था वो शुरुआती दौर के अंदर उससे निर्भर है वो रहता था कि जिसके अंदर वो उसका चुनाव है वो करते थे। कर वह मूल्य था जो लोग राजा की सेवा के बदले में उसे देते थे। बदले में क्या करते थे, उस चुनाव के बाद जो राजा की सेवा जो राजा के द्वारा उसकी जो सुरक्षा की जाती थी उसके एवज में क्या करते थे, वो कर के रूप में उसको कुछ अपना जो उपज का कुछ हिस्सा है वो देते थे राजा को। यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा है वो महत्व था। यानी कि जो समाज के अंदर आर्थिक और सामाजिक संबंध उनके बीच में अपनाए जाते थे, उनका विवेचन किया जाता था, उसके अंदर ये जो धारणा बनाई गई थी सामाजिक परिवेश की, संपत्ति की बारे में, तो इसका बड़ा महत्व था। इसी की वजह से ही जो कर्म की जो प्रणाली अपनाई गई थी इसी का ही जो मुख्य रूप से जो इनका आधिपत्य है वो माना जाता है। इसके कुछ और भी आशय थे, उदाहरण थे, यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेवार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी वो ला सकते थे। यानी कि जिस तरीके से ये जो प्रणाली बनाई जाती थी इसका जो विश्लेषण जब वर्णन है वो किया जाता था, जो कर के रूप में, संपत्ति के रूप में ये जो व्यवस्था अपनाई गई थी, ये प्रणाली बनाए रखने के लिए और उसका परिवर्तन भविष्य के अंदर उसके में चेंज लाने के लिए बड़ा अहम रोल था कि किसका, निजी संपत्ति का। इसकी वजह से ही राजा का चुनाव किया जाता था। यानी कि जो वोटिंग प्रणाली के तहत जिसको सबसे अधिक चाहे धन प्राप्त हो, चाहे सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो या प्रभुत्व प्राप्त हो, उसकी वजह से ही ये प्रणाली वो अपनाई जाती थी। और इसी की वजह से ही ये जो इसका विश्लेषण जो वर्णन है सामाजिक व्यवस्था के अंदर, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक विषमताओं के बारे में, इसका बड़ा अहम रोल है वो माना जाता था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमारा जो जितनी भी सामाजिक व्यवस्था के अंदर उसकी रूपरेखा थी और विषमताओं के बारे में जो उसका जो वर्णन था, बहुत साहित्य और समाज के बारे में किस तरीके से वर्णन किया गया, तो उसके बारे में हमने जो पढ़ा। आज का लेक्चर इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको इस YouTube चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। अगर मेरा लेक्चर आपको वीडियो पसंद आ रही तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे बच्चों को भी सब्सक्राइब करें ताकि वो अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू वो कर सकें। और साथ ही साथ इसमें मेरे YouTube चैनल के माध्यम से जो प्लेलिस्ट में जाकर आप 10th +1 और +2 की जो हिस्ट्री है और 10th की जो SST है और
और +1 +2 की जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का है उसके जितने भी लेक्चर वाइज जो यूट्यूब अपने वीडियो हैं वो इस यूट्यूब वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर आप दे सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।